आज हमारा हिस्ट्री के चैप्टर 3 का जो टॉपिक है राइज ऑफ हिटलर, यानी हिटलर का जो उदय, इसकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी नाजी, कैसे वो पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रॉन्ग करता है 1923 टू 1933, और वो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाता है जर्मनी के अंदर, और जो वाइमर रिपब्लिक है उसको कोलैप्स कर देता है। तो सबसे पहले हम ऐसी जर्मन के अंदर वो कौन सी परिस्थितियां रही होंगी कि जिसने हिटलर को, उसकी पॉलिटिकल पार्टी को जर्मन पीपल ने सपोर्ट किया, तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड है उसमें हमें एक बार आना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 से 1918 के बीच जो लड़ा गया था, उस युद्ध के बाद वाइमर रिपब्लिक WIEMAR, ये एक जगह है। उस टाइम जर्मनी के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम था, यानी बहुत सी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर के वाइमर नामक स्थान के ऊपर एक वाइमर रिपब्लिक की स्थापना की थी। इस वाइमर रिपब्लिक ने एक ट्रीटी जो है वो साइन किया था, और वो ट्रीटी जो थी वो जून 1918, इसको बोलते हैं वर्साय की संधि। इस वर्साय की संधि इस वाइमर रिपब्लिक ने एलाइड फोर्सेस के साथ साइन की थी जून 1918 में। ये जो वर्साय की जो ट्रीटी थी, ये ट्रीटी जो है, ये संधि जो है वो एक अन्यायपूर्ण संधि थी, विशेषकर जर्मन के लिए, जिसने पूरी की पूरी जर्मन पीपल की एक प्रकार से कमर तोड़ दी थी। और इस ट्रीटी के बाद जर्मन के अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल जो है एक क्राइसिस जो है वो पैदा हो गया था। तो इसमें देखते हैं कि कैसे जो है ये एक संधि जो है वो अन्यायपूर्ण थी, भेदभावपूर्ण थी, एक डिस्क्रिमिनेट ट्रीटी थी ये, विशेषकर जर्मन के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, जो हुआ, इसका जर्मन को जिम्मेदार ठहराया गया है, और जर्मन के ऊपर, यानी कि जर्मन गवर्नमेंट के ऊपर 6 अरब पाउंड जो है उसका जुर्माना थोपा गया। यानी हर्जाना जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जिम्मेदार ठहराया गया जर्मन को, और 6 अरब पाउंड जो है उसके ऊपर एक प्रकार से जुर्माना थोप दिया जर्मन पर। दूसरा क्या था कि जर्मनी के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र थे, जहां इंडस्ट्रियल जो सेक्टर जो है वो प्रसिद्ध था, या जहां पर जो मिनरल्स वगैरह, जो रिसोर्सेज, जो संसाधन संपन्न था जर्मन का जो क्षेत्र, उस जर्मन क्षेत्र को इस एलाइड फोर्सेज ने आपस में उसको बांट लिया। तीसरा क्या था कि जर्मन जो है वो कभी भी किसी अन्य देश के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। चौथा क्या था उस संधि के तहत कि जर्मन जो है, जर्मन की सेना जो है वो 1 लाख से ऊपर नहीं हो सकती। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस वर्साय की जो संधि थी, जो इस वाइमर रिपब्लिक के साथ, वाइमर रिपब्लिक ने अपने अलाइड फोर्सेस के साथ साइन किया था, ये संधि जो है वो बहुत ज्यादा अन्यायपूर्ण थी जर्मन के लिए। क्योंकि एक तो उसके औद्योगिक क्षेत्र थे वो कैप्चर कर लिए अलाइड फोर्सेज ने, दूसरा उसी के ऊपर 6 अरब पाउंड जुर्माना जो है वो थोप दिया गया
जर्मन की सेना जो है वो 1 लाख से अधिक नहीं हो सकती और जर्मनी कभी भी किसी दूसरे देश पर अटैक नहीं कर सकता। इसके पीछे जो अलाइड फोर्सेस की जो मंशा थी वो ये थी कि ताकि भविष्य में जर्मन अपना विस्तार ना कर सके, इसलिए पूरे के पूरे जर्मन की जो बाउंड्री थी उसको अलाइड फोर्सेस ने चारों ओर से घेर लिया ताकि भविष्य में वो विस्तार ना कर सके। इस अन्यायपूर्ण संधि के तहत जर्मन सरकार ने उस हर्जाने को चुकाने के लिए अमेरिका से कर्ज लिया। इससे क्या हुआ देखो, एक तो जर्मन के औद्योगिक क्षेत्र को कैप्चर कर लिया, उसी के ऊपर जुर्माना लगाया, तो इससे क्या हुआ, जर्मन के अंदर एक पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी है वो भी, क्योंकि ये जो वाइमर रिपब्लिक था, ये वाइमर रिपब्लिक जो है एक कॉमन प्रोग्राम के तहत विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जो है उन्होंने अपनी सत्ता का गठन किया था। इससे क्या हुआ, एक इकोनॉमिकल क्राइसिस पैदा हो गया जर्मन के अंदर, क्योंकि देखो एक तो उसको हर्जाना चुकाना है, औद्योगिक क्षेत्र इसके बाहर चले गए, और साथ के साथ एक प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जर्मन के अंदर एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो है या उस कुचक्कर में वो फंस गया कि उससे बाहर निकलना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अनाज या जो किसान वगैरह जो थे, मजदूर वगैरह जो थे, औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले जो लेबर जो थी उनकी छटनी की गई। जैसे आज अपने जो एक महामारी जो फैली है कोरोना, इसकी मतलब जो दुष्परिणाम हमारे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, और कई पॉलिटिकल थिंकर अर्थशास्त्री ऐसा मानते हैं कि हो सकता है कि इंडिया के अंदर एक फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है उसको डिक्लेयर वो हो सकती है। तो ऐसा ही जर्मन के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमें देखने को मिलता है। तीसरा क्या था, इसके अंदर जो सोशल क्राइसिस है वो भी पैदा हो रहा था, सामाजिक जो विघटन है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर में ये बताया था कि 1917 के अंदर जो साम्यवादी जो विचारधारा है, उस साम्यवादी विचारधारा का यूरोप के अंदर फैलाव हो रहा है रशियन रिवॉल्यूशन के बाद। तो जर्मन के अंदर जो एक कैपिटलिस्ट क्लास थी, यानी कि जो पूंजीपति वर्ग जो था, वो पूंजीपति वर्ग भयभीत था इस साम्यवादी विचारधारा से कि हो सकता है इस विचारधारा का यदि फैलाव ज्यादा हुआ तो ये हमारी जो पावर है, जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, उस पावर को हमें ये बाहर ना कर दे। इससे क्या हुआ, एक सामाजिक जो है तनाव वो भी उभर करके सामने आने लगा जर्मनी के अंदर, क्योंकि वो साम्यवादी विचारधारा से भयभीत थे। ये जो सब हुआ उस समय, तो हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी या जर्मन के अंदर एक पूरा का पूरा जर्मन पीपल के अंदर एक असंतोष का भाव था। एक ये हम देख सकते हैं कि वो जो अन्यायपूर्ण जो संधि थी, उस अन्यायपूर्ण संधि को लेकर के भी लोगों में एक गुस्सा था कि इसके लिए वाइमर रिपब्लिक जो है वो जिम्मेदार है उस क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचाने के लिए जर्मन पीपल को। तो यहां हम देखते हैं कि 1923 के अंदर हिटलर जो है वो एक प्रकार से सत्ता में आने की कोशिश करता है, लेकिन यहां पर हिटलर जो है, जर्मन पुलिस जो है इसको अरेस्ट कर लेती है और जेल में डाल देती है। यहां पर हिटलर जो है उसने एक किताब लिखी थी मैन कॉफ, यानी कि मेरा संघर्ष, जेल के अंदर ही लिखी इसने। जब ये जेल के से बाहर आया तो जनवरी 1923 के अंदर इलेक्शंस होते हैं। उस इलेक्शंस में जो नाजी पॉलिटिकल पार्टी है, इसके पास मेजॉरिटी नहीं थी,
यानी कि उस समय हम देखते हैं कि जर्मन के अंदर कम्युनिस्ट एक एसडीएफ, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एसडीपी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, नाजी और कम्युनिस्ट, ये जो है वो पॉलिटिकल पार्टी उस समय जर्मन के अंदर थी। लेकिन हम ये देखते हैं कि उस समय जर्मन के अंदर कम्युनिस्ट जो हैं वो सत्ता में आते हैं। नाजी पॉलिटिकल पार्टी को इतना मतलब मेजॉरिटी नहीं मिलती है, यानी कि वो सत्ता में नहीं आती है। अब हम देखते हैं कि हिटलर जो है उसका जो उदय हुआ, या हिटलर जो है वो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी जर्मन के अंदर, उसके कारण क्या थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिटलर जो है वो एक अच्छा वक्ता था, यानी कि ये जोशीले भाषण देता था। दूसरा कारण है इसका मतलब एक प्रकार से, क्योंकि उस समय जर्मन के अंदर जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, फाइनेंशियल क्राइसिस था, इकोनॉमिक जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गए थे, और जो मिडिल क्लास जो थी और जो कैपिटलिस्ट क्लास जो थी, वो मिडिल क्लास तो इससे मतलब दुखी था कि भी जो वाइमर रिपब्लिक जो है इसने जर्मन पीपल्स के साथ धोखा किया है। क्योंकि उसने एक प्रकार से हम एक कह सकते हैं कि जो मिडिल क्लास के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, जो अपने आप को वो प्राउड फील करते थे कि भी हमारा एक प्रकार से मोरल मतलब डिक्रीज हुआ इससे। तो यहां पर हिटलर जो है वो एक अच्छा वक्ता था, जोशीले भाषण देता था। दूसरा क्या था कि ये बड़ी बड़ी रैली जो है उसको ऑर्गेनाइज करता था, बड़ी बड़ी रैली जो है उसको ऑर्गेनाइज करता था। तीसरा था इसका जो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो मार्केटिंग जो थी, यानी कि एक प्रकार से इसका जो एडवर्टाइजमेंट है या इसका जो विज्ञापन जो है, उस समय बड़े बड़ी जो रैलियां जो हैं वो रेडियो के ऊपर प्रसारित होती थी, न्यूज़पेपर है, पत्रिका वगैरह है, ठीक है। और साथ के साथ जो अच्छा जो एक प्रकार से वक्ता था, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसकी जो मार्केटिंग जो थी, यानी कि ये लोगों को कैसे जो है वो अपनी तरफ आकर्षित करने में सक्सेस रहा, उसमें कामयाब रहा। तो सबसे पहले इसने जो मिडिल क्लास है, जो वर्साई की जो अन्यायपूर्ण जो संधि हुई थी, इसने जो मिडिल क्लास को ये एड्रेस किया कि मैं आपका खोया हुआ जो सम्मान है वो मैं वापस लाऊंगा। पीजेंट्स के लिए इसने ये कहा कि भाई मैं आपके लिए जो है मार्केट उसको तैयार करूंगा। साथ के साथ जो कंपनी वर्कर्स हैं उनको समझाने में ये कामयाब रहा कि मैं आपके लिए जॉब क्रिएट करूंगा, पैदा करूंगा, आपके लिए नौकरियां आपको अवसर दूंगा। और ये सब जो है एक प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि हिटलर जो है वो एक प्रकार से जर्मन पीपल के लिए मसीहा जैसा, कि भाई मैं जो खोया हुआ जो सम्मान है जर्मन का वो वापस लेके आऊंगा। साथ के साथ इसने जो इसको एक बोलते हैं ना स्टेप टू बैक, यानी पीठ में छुरा घोंपना, स्टेप टू बैक, इसका मतलब क्या था देखो, ये बोलता था वाइमर रिपब्लिक को अक्टूबर के अपराधी, यानी कि क्योंकि जो वर्साई की जो अन्यायपूर्ण जो संधि हुई है वो वाइमर रिपब्लिक को वो जिम्मेदार ठहराता था कि इस वाइमर रिपब्लिक ने जर्मन पीपल्स के साथ धोखा किया है, पीठ में छुरा घोंपा है। तो ये सब जो कारण थे हिटलर का, जो एक प्रकार से उसकी जो व्यक्तित्व है, बड़ी रैली वो ऑर्गेनाइज करता था, साथ के साथ इनको अक्टूबर के अपराधी कह करके बोलता था वाइमर रिपब्लिक लोगों को। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक, और साथ के साथ ये भी बोलता था कि मैं जर्मन के अंदर पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है, जो राजनीतिक जो स्थिरता है, उसको मैं लेके आऊंगा वापस। तो ये सब कारण थे। साथ के साथ हिटलर जो है 1933 के अंदर हिटलर की जो नाजी पॉलिटिकल जो पार्टी है इसको काफी सपोर्ट मिलता है और ये सत्ता में आता है। उस समय हिटलर जो है वो
जो उसको सबसे ज्यादा जो खतरा था वो कम्युनिस्टों से था, वो साम्यवादी जो विचारधारा के जो लोग थे उनसे ज्यादा उसको खतरा था। तो 1933 के अंदर जब हिटलर जो है वो सत्ता में आता है तो यहां पर वो एक ऐसा मतलब जुआ खेलता है एक प्रकार से, उसकी ऐसी एक ट्रिक लेकर के आता है। और वो क्या था कि 1933 यानी कि जनवरी 1933 के अंदर हिटलर जो है वो सत्ता में आता है और फरवरी 1933 के अंदर वो राइक्सटाग इसके अंदर आग लगवा देता है। राइक्सटाग क्या है? राइक्सटाग जो है जिस प्रकार अपने देश के अंदर जो पार्लियामेंट है, जो एक राजनीतिक सभा है, जो अंतिम निर्णय लेने की जिसके पास पावर है, वो पार्लियामेंट, उसका जर्मन के अंदर नाम है राइक्सटाग। जैसे मैंने आपको रूस में बताया था, रूस के अंदर पॉलिटिकल जो एक प्रकार से इंस्टीट्यूशंस जो थे, सुप्रीम इंस्टीट्यूशंस, ड्यूमा, अमेरिका के अंदर जैसे कांग्रेस, इंडिया और ब्रिटेन के अंदर जैसे पार्लियामेंट, तो ऐसे ही राइक्सटाग वहां वो आग लगवा देता है और इसके लिए वो जिम्मेदार ठहराता है कम्युनिस्टों को, साम्यवादी विचारधारा के लोगों को, कि भी देखो ये तो सिर्फ आग लगाने के लिए ही आते हैं। तो इससे क्या हुआ कि वो 1933 फरवरी 1933 में राइक्सटाग में आग लगवा देता है और उसके लिए जिम्मेदार ठहराता है वो कम्युनिस्टों को। तो यहां हम ये देखते हैं कि इसके बाद हिटलर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करता है, संविधान संशोधन करता है और 4 वर्ष के लिए वो जो लेजिस्लेटिव जो अथॉरिटी है उसको ट्रांसफर करवा लेता है एग्जीक्यूटिव्स में, कार्यपालिका में। तो यहां पर वो उसके बाद वो क्या काम करता है कि जितनी भी अपोजिशन जो एक प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी थी वहां, उन सभी पॉलिटिकल पार्टी को वो बैन कर देता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हिटलर जो है वो धीरे धीरे जो है वो एक प्रकार से जर्मन के अंदर एक मोनार्क सिस्टम लेकर के आता है, एक तानाशाह मतलब बनता है वो। उसी दौर में हम देखते हैं कि हिटलर जो है, जो उस समय वहां का प्रेसिडेंट था जर्मन का, उससे भी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। साथ के साथ वो उसी समय के अंदर राष्ट्रपति की वहां डेथ हो जाती है। तो राष्ट्रपति के पास भी जो इमरजेंसी प्रोविंस थे उनको भी हिटलर अपने पास रख लेता है और साथ के साथ वो पूरे के पूरे अपने मन माफिक पूरे के पूरे जर्मन कॉन्स्टिट्यूशंस को ही बदल डालता है। एक तो उसने राइक्सटाग में आग लगवा दी, राष्ट्रपति जो वहां का प्रेसिडेंट था हिडनबर्ग, उसकी डेथ हो जाती है, पार्लियामेंट बची नहीं। साथ के साथ वो 4 साल के लिए लेजिस्लेटिव पावर को ट्रांसफर करवा लेता है एग्जीक्यूटिव पावर्स में और जितनी भी पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी थी उन सभी को बैन कर देता है और पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशंस जो है अमेंडमेंट करके कंटिन्यू संविधान संशोधन करके और वो एक प्रकार से जर्मन के अंदर तानाशाह की स्थिति में पहुंच जाता है। और साथ के साथ हम ये भी देखते हैं कि वो जो है एक प्रकार से सेकंड जो वर्ल्ड वॉर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर का भी वो कारण बनता है। उसकी जो पॉलिसीज जो थी, इसके जो प्रोग्राम वगैरह जो थे, साथ के साथ जो है वो एक जो जीव्स है यानी यहूदी, उनको भी घृणा की दृष्टि से देखता था क्योंकि यहूदी लोग उस समय काफी रिच पर्सन थे, धनी थे और वो बड़े जो है इंटरेस्ट के ऊपर लोगों को ब्याज के रूप में देते थे। साथ के साथ वो ये भी बोलता है कि जो यहूदी हैं, इनकी जो रेस है, जो जाति है, वो हमारी जो रेस है, हमारी जो जाति है, इसे ये निचले स्तर की है, निचले पायदान की है। ये मतलब एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सुपीरियरिटी है, जो सर्वोच्चता है, उसे ये काफी
लो पायदान के ऊपर हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिटलर जो है वो जर्मन के अंदर कैसे जो है वो एक पॉपुलैरिटी जो है उसकी बन जाती है और वो सेकंड वर्ल्ड वॉर का कारण बनता है। तो इसके साथ साथ हम एक प्रकार से इसका जो ओवरव्यू था इसमें हम ये देखते हैं कि हिटलर जो है यानी उसका विश्व में नाज़ी लोगों के प्रति क्या दृष्टिकोण था, महिलाओं के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण था, साथ के साथ जर्मन यूथ को लेकर के उसकी क्या मतलब सोच थी, कैसे उसने 60 लाख यहूदी लोगों को मरवाया, कैसे उसने जो 70,000 के लगभग शारीरिक और मानसिक रूप से जो अपंग लोग थे उनको मरवाया। और साथ के साथ हम ये देखते हैं कि 10 लाख जो पोलैंड वासी थे उनकी उसने हत्या करवाई और 2 लाख के लगभग जो है वहां एक क्रेज थी उसको भी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार में तानाशाह तो बहुत वे हैं, लेकिन हिटलर जो है वो अपने आप में एक फेमस नेम है, एक प्रसिद्ध है, तो उसकी एक प्रसिद्धि है। तो हिटलर का नाज़ी दृष्टिकोण क्या था, हिटलर की महिलाओं के प्रति क्या सोच थी, हिटलर यहूदियों को क्यों नफरत करता था, उसके क्या कारण थे, हिटलर की कैसे जो है उसने जो ट्रीटी ऑफ वर्साय के अंदर जो एक अन्यायपूर्ण जो संधि थी वो उस संधि की शर्तों को भी तोड़ देता है, क्योंकि उसमें ये था ना कि 1 लाख से ज्यादा हिटलर 1 लाख से ज्यादा जर्मन के अंदर सेना नहीं हो सकती, तो उसने हर जर्मन नागरिक को एक कंपलसरी कर दिया, उसको एक यूथ ड्रिल के माध्यम से उसको मिलिट्री जो ड्रिल है उससे उसको गुजरना होगा। पूरी की पूरी जर्मन पीपल को उन्होंने सेना के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और साथ के साथ कैसे जो है वो अपने आप को शुद्ध आर्य जाति के लोगों को मानता था, जिसकी नीली आंखें हों और सुनहरे बाल हों, कि ये हमारी जो रेस है, हमारी जो जाति है, ये विश्व के ऊपर शासन करने के लिए पैदा हुई है। हम बहादुर हैं, निडर हैं, साहसी हैं, वीर हैं, और अन्य जो लोग हैं वो हमारे से हीन हैं, कमजोर हैं। तो कैसे उसने ऐसे यूथ जो जनरेशन थी वहां की उसको एड्रेस किया और कैसे उन्होंने युद्ध के लिए उनको तैयार किया। तो क्या उनका दृष्टिकोण था नाज़ी दृष्टिकोण, महिलाओं के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था, और कैसे वो यहूदियों को ये दृष्टि से देखता था, और कैसे कंसंट्रेशन कैंपों में ले जाकर के उनको मौत के घाट उतार देता है। तो ये सब जो उसके कारण हैं वो हम अगले वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो थोड़ा सा आपका ओवरव्यू था ताकि आपको आगे अपने लेसन की जो पृष्ठभूमि है वो आपके लिए तैयार हो जाए और समझने में आसानी हो। धन्यवाद।